अच्छा, एनसीईआरटी में दिखा था एडी। अच्छा, कॉमन लैंग्वेज में नहीं सुना कभी? कॉमन मतलब ऐसा बातचीत में या फिर ऐसा कहीं पे? टी वाला एंटीना, क्या क्या क्या? एन-टी-वाई वाला एंटीना। हाँ, EDDY वाला एडी। एडी नहीं, एडी नहीं, एडी। एडी करेंट कहीं सुना है? मतलब ये ऐसा नहीं है ये वर्ड की मतलब अपना बुक में पढ़े हो तो वहां पे यूज हुआ है। अच्छा ठीक है। तुमने पानी पे भंवर बनते हुए देखा है? फ्लडेड रिवर देखा कभी? फ्लडेड रिवर, फ्लडेड नाला, कुछ देखा? फ्लडेड मतलब समझ गए पानी मतलब बारिश। गंदा। क्या? गंदा। फ्लडेड मतलब गंदा नहीं होता बेटा। फ्लडेड मतलब होता है जब उसमें बाढ़ जैसी आ जाती है। बाढ़ का मतलब समझ गया? बहुत तेज पानी, बहुत ज्यादा अमाउंट में पानी। सर जैसे डैम का पानी एक साथ छोड़ते तो वो बाढ़ जैसा लगता है। डैम का पानी एक साथ छोड़ देना है ना, या फिर इकट्ठा बारिश बहुत तेज हुई उसके बाद नदी नालों को देखो उसमें बाढ़ आ जाती है ना। या फिर इवन नॉर्मल डेज में भी जैसे नदी के पानी पे तुम लोग देखोगे, जहां पे खासकर पत्थर वगैरह होते हैं ना, जहां पे या डेप्थ ज्यादा होती है, तो उसमें देखना पानी पे भंवर बनती है, ऐसे गोल 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 बनती। देखा है कि नहीं देखा? सर भंवर। बीच में तो बनता है सर। क्या बेटा? वर्लपूल। सर अगर बीच में पत्थर तो ऐसे बनता है सर। वर्लपूल जैसा बनता है, वर्लपूल जैसे बनता है ये ऐसा वर्लपूल जैसा बनता है ये, है ना? देखा है कि नहीं देखा ऐसा? हाँ सर देखा है। सर देखा है। देखा है वर्लपूल, ऐसा वर्लपूल जैसा बनता है। ठीक है, देखा है। और ये अपना इसमें भी बनता है ना, जैसे गर्मियों के दिनों में जब तेज हवाएं चलती हैं, है ना, तो अंधड़ आ जाती, आंधी आ जाती है ना, उस टाइम पे भी देखना हवा गोल गोल घूमती, बट वो विजुलाइज नहीं हाँ होती। सर। सर भवंडर। बवंडर, है ना, इतना सब बहुत कुछ चीजों को उड़ा के ले जाता है, लेकिन वो उसका दिखता नहीं है हमको। हाँ, लेकिन जैसे उसमें देखना जो कुछ प्लास्टिक हो गए, पेड़ों के पत्ते हो गए सूखे वाले, और जब वो घूमते तो कैसे घूमते, फिर जब वो बवंडर बनता था ऐसा गोल गोल घूमता, वर्लपूल बनता ना, उसमें एडीज क्रिएट होती ना, समझ गया? यस सर। है ना? तो इसको बोलते एडी। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग एडी करंट की। तो एडी और किस में बात कर रहे हैं भाई? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में बात कर रहे हैं। तो ये कैसे बनता है? अच्छा, कभी इसका इसके पीछे की थ्योरी समझा कभी कि ये जो वर्लपूल बन रहे हैं या फिर जो वंडर बनते हैं ना, आंधी तूफान जब बनते हैं वहां पे जो वो गोल गोल घूमते हैं ना, पेड़ों की पत्तियां हो गए, कागज हो गए, प्लास्टिक हो गए, है ना, वो सब कैसे होते हैं? पूरा गोल 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 घूमते हुए फिर ऊपर उठते चले जाते हैं। देखा है कि नहीं देखा? और बचपन में तो एक मिथ होती थी, सुना होगा जो लोग गाँव, सुना है कि नहीं? बचपन में एक मिथ होती थी कि यार यहाँ भूत रहता है इसमें, या भूत आ गया करके। सुना है किसी हाँ सर। ने? हाँ सर। बचपन में मैं सुनता था बेटा भूत रहता है इसके पास जाना मत। तो वो एक्चुअल में भूत नहीं रहता। जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे कि भाई डरेगा कैसे बच्चा, या फिर कोई भी डरेगा कैसे इससे, भूत का नाम ले दो, है ना। भूत मतलब जिसको किसी ने देखा नहीं लेकिन डरना सबको है। तो बिल्कुल वैसे ही। अब उसमें जाने का क्या है कि भाई आप अगर उसके पास चले गए धोखे से, कभी बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया तो आप अनबैलेंस हो सकते हो, गिर सकते हो, चोट लग सकती, बहुत ही ज्यादा हो गया उड़ भी सकते हो। जैसे अमेरिका वगैरह में आते हैं, है ना, जो बड़े बड़े जो तूफान आते हैं उनमें, अपने यहाँ तो उतने बड़े नहीं होते, अपने यहाँ तो नॉर्मल ही रहते, लेकिन अगेन दे आर वेरी पावरफुल, है ना। आप अगर रोड पे चल रहे हो, अचानक वैसा आ जाए तो आप अनबैलेंस हो जाओगे, आपकी गाड़ी गिर जाएगी। ठीक है, तो रुकना बेहतर रहता है उसमें, फिर उसके पास मत जाओ। जो उसका ईपी सेंटर रहता है, ईपी सेंटर मतलब समझ गए ना, जो उसका ईपी सेंटर रहता है, फिर वो गोल गोल घूमते हुए इधर उधर चला जाता है। तो वो जो भूत वाली कहानी है, वो भूत वाली कहानी एक्चुअल में इसलिए है कि वो हमारे लिए नेचुरल नहीं है ना। ठीक है, जो वर्लपूल बनता है तो क्यों बनता है, फिर हम लोग इसका एडी करंट के बारे में पढ़ेंगे, क्यों बनता है वो वर्लपूल, क्यों बनता वर्लपूल वो, पता है? सर हवा रोटेट होती है, हवा के रोटेशन की वजह से।
हाँ, हवा के रोटेशन से बनता है। मतलब आप घर में भी बना सकते हो वर्लपूल, ऐसा घर में बना सकते। 4 पंखे ले लो, 4 पंखे ले लो। पंखे मतलब समझिए फैन, ये वाले टेबल फैन जो होते हैं वर्टिकल वाले, है ना, उसमें टेंट टेंट में लगाते, टेंट वाले जो लगाते हैं, वर्टिकल 4 फैन ले लो और चारों डायरेक्शन में ले लो, थोड़ा सा कुछ एंगल बना के ले लो। फिर एक को चालू करो, फिर दूसरे को करो, फिर तीसरे को करो, फिर चौथे को करो, ऐसा। तो जब उनसे हवा आएगी ना, तो वो हवा क्या होने लगेगी, गोल गोल घूमने लगेगी चारों डायरेक्शन से ऐसे, और ऐसा कुछ घूमेगी कि वो क्या क्रिएट कर देगा, वहां पे वर्लपूल क्रिएट कर देगा। तो नेचुरली भी ऐसा होता है ना, नेचुरली भी ऐसा होता है। अचानक किसी जगह एयर का प्रेशर कम हो गया, तो वहां पे एयर आने के लिए वो चारों डायरेक्शन से आती है, कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो जाती है वहां पे कि फिर वो वर्लपूल क्रिएट हो जाता है। तो उसके पीछे की जो फिजिक्स है वो यही है ना, समझ गए बेटा? उसके पीछे की फिजिक्स ये है कि कहीं पे अचानक अगर एयर का प्रेशर कम हो गया, तो चारों डायरेक्शन से उस प्रेशर को भरने के लिए हवा आती है, और फिर वो उसको क्या क्रिएट कर देती है, घुमा देती है। समझ गए ना? तो आप घर में भी कर सकते हो ऐसा। 4 टेबल फैन ले लो, 4 डायरेक्शन पे रख दो। 4 डायरेक्शन का मतलब समझ गए कि नहीं, है ना? एक इधर रख दिए, एक इधर रख दिए, एक इधर रख दिए, एक पीछे रख दिए, थोड़ा सा ऐसा एंगल दे दो उनको, और फिर क्या कर दो, एक के बाद एक के बाद एक को चालू कर दो। जैसे उसको चालू करोगे, बीच में रख दो भाई पेपर, पन्नी, प्लास्टिक, जो भी रखना है। उसके बाद देखोगे कि यार ये तो गोल गोल घूमते घूमते, मतलब वो जो वर्लपूल बनती ना, वैसा कुछ बन जाएगा फिर उसमें भी। सो दीस आर द एडीज। तो ये आपका एटमॉस्फेरिक एडीज हो गई यहाँ पे, वर्लपूल हम जिसको बोल रहे हैं। पानी पे भी बनती हैं, पानी पे भी बनती हैं, फ्लडेड रिवर पे खासकर ज्यादा बनती हैं। नॉर्मल नदियों पे भी आप नेचुरली कभी बोटिंग वगैरह किए होंगे आपने, नदियों पे खासकर, तालाब पे नहीं, ठीक है ना? तो उसमें आपने इसको ऑब्जर्व किया होगा, अगर किसी ने किया है तो, है ना? उसमें जहां पे गहरा पानी होता है ना, तो वहां पे देखना भंवर बनती, बहुत सारी भंवर बनती जाती, और वो बहुत डेंजरस होती वो भंवर। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा बड़ी है तो, अगर छोटी मोटी बोट रहती है तो वो तो सक कर लेती है उसको भी, इतनी ज्यादा डेंजरस होती है। एंड समथिंग लाइक ये जो बारमूडा ट्रायंगल की जो कहानी है, उसमें भी कुछ ऐसा है। वहां पे फील्ड की एडीज बन रही हैं, मैग्नेटिक फील्ड की एडीज इस तरह से बनती हैं कि जब भी कोई व्हीकल, जैसे एरोप्लेन वगैरह बोलते हैं, उसके ऊपर से जाता है तो वो खींच लेता है, तो एक्चुअल में पूरा सिस्टम फेल हो जाता है वहां पे, और इतना ज्यादा पावरफुल फील्ड की एडीज बनती होंगी वहां पे कि वो क्या कर जाता है वहां पे, कोलैप्स कर जाता है। और जो शिप्स होते हैं उसमें वाटर की एडीज बन रही है वहां पे, इतनी ज्यादा डेप्थ है वहां, है ना? तो वो सारी चीजें उसमें क्या है, अंदर चली जाती हैं। इवन आप ऐसा कर सकते हो कि घर में जो बकेट होती है ना, उसमें बकेट के पानी को गोल गोल घुमा दो, और छोड़ दो, एक कागज का टुकड़ा रखो या कुछ रखो, तो देखो वो कागज का टुकड़ा क्या होता है, उस एडी के अंदर चला जाता है। ठीक है, समझ गए? अरे समझ गए कि नहीं? यस सर। ओके, तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं एडी करेंट की। तो अब ये एडी करेंट कैसे बनता है और इसकी क्या एप्लीकेशंस हैं एडी करेंट की, और क्या इसके ड्रॉबैक्स हैं, है ना? क्या ये जरूरी है एडी करंट बनना, क्या इसकी एप्लीकेशंस हैं? तो ये समझ में आ गया बेटा, वर्लपूल, एडीज, है ना, क्या होता है? अब ये मत बोलना कि सर बुक में पढ़े थे, मैंने पूरी कहानी बताया एडी के बारे में, ठीक है? तो एडी करंट कब प्रोड्यूस होता है? दिस करंट इज प्रोड्यूस्ड, दिस इंड्यूस करंट, मैं यहाँ पे सीधे सीधे लिख दूं, दिस इंड्यूस्ड करंट, सीधा सीधा, दिस induced current is produced in a metallic sheet, in a metallic sheet when it is subjected to variable magnetic field, variable magnetic field, variable magnetic field,
वेरिएबल का मतलब समझते हो ना, वेरिएबल जो बदल रही है। वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड पे जब हम किसी मेटालिक सीट को रखते हैं, मेटल को रख देते हैं, तो उसमें ये करंट प्रोड्यूस होता है, ये एडी करंट प्रोड्यूस होता है। वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड पे जब हम लोग रखते हैं तब ये करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, समझ गए बच्चों? वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड पे जब किसी मेटालिक सीट को रख देते तो ये करंट प्रोड्यूस होता है। इट्स डायरेक्शन इज गिवन बाय लेंज लॉ। Its direction is given by Lenz law. Its direction is given by Lenz law. इसके डायरेक्शन को हम लोग लेंज लॉ से लेते हैं। ठीक है, इसका डायरेक्शन लेंज लॉ से निकलता है। समझ गए? लेंज लॉ से इसका डायरेक्शन दिया जाता है। अब ये कैसे है देखो, लेंज लॉ से इसका डायरेक्शन, ये मान लो बेटा यहाँ पे मेटेलिक सीट हमने लिया। ठीक है, ये एक मेटेलिक सीट है मान लो, दिस इज अ मेटेलिक सीट। किसी भी मटेरियल की चलेगी, बस मेटल की होनी चाहिए। यहाँ पे मान लो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है एंड दिस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर इनवर्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन पे है और मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है? इंक्रीज कर रही है ना? मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है यहाँ पे। ये एक मेटालिक सीट यहाँ पे रखी हुई है और मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रही है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगी तो यहाँ पे क्या बनेगा? इंड्यूस करंट आएगा कि नहीं आएगा? थोड़ा बताओ। इंड्यूस करंट आएगा ना, और इंड्यूस करंट का डायरेक्शन कैसा होगा? थोड़ा सोच के बताओ। यहाँ पे कौन सा पोल लोगे? नॉर्थ पोल या साउथ पोल? जो टेक्निक मैंने तुमको सिखाया था, जो टेक्निक तुमको सिखाया था इंड्यूस करंट, नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल। क्रॉस फील्ड मतलब नॉर्थ पोल, और फील्ड बढ़ रही है तो नॉर्थ पोल पास में जा रहा है कि दूर जा रहा है? क्या हो रहा है? पास में जा रहा है। हाँ, ये नॉर्थ पोल है और ये नॉर्थ पोल पास में आ रहा है, तो यहाँ पे इंड्यूस करंट कैसा बनेगा कि ये नॉर्थ पोल को पास में आने देगा कि नहीं देगा? नहीं देगा। तो कौन सी पोलैरिटी वाले बनना चाहिए यहाँ पे? कौन से पोल बनने? नॉर्थ पोल पोलैरिटी वाले बनने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा? ये इस तरह के वर्लपूल्स बनने लगेंगे यहाँ पे इस मेटालिक सीट पे। ऐसी ये ऐसी बहुत सारी वर्लपूल्स बनेंगी यहाँ पे। ठीक है, ये ऐसी, ये इंड्यूस करंट मतलब ये सर्कुलेटिंग करंट जो मेटालिक सीट में वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड के कारण खुद ही प्रोड्यूस हो गया, ऐसा समझ गए? ये इस तरह से प्रोड्यूस हो जाएंगे भाई। यहाँ पे ये एडीज बन गई, यहाँ पे ये एडीज बन गई, वर्लपूल लाइक एडीज बन गई यहाँ पे। सो दिस इज द एडी करंट। ये इस मेटालिक सीट पे क्या प्रोड्यूस हो गया यहाँ पे? दिस इज इंड्यूस्ड एडी करंट। ये इंड्यूस एडी करंट है और इनका डायरेक्शन लेंज लॉ से दिया गया है। एंटी क्लॉकवाइज क्रिएट हो रही है। अब ये अगर इसमें मेटालिक सीट में करंट बनने लगेगा, तुम लोगों ने किसी के घर में अगर इंडक्शन होगा, इंडक्शन चूल्हा, इंडक्शन होगा किसी के घर में तुम में से है? किसके किसके घर में इंडक्शन है? किस किसके घर में इंडक्शन है? हैंड रेज करना जरा। इंडक्शन स्तुति के घर में है, ओके ठीक है ना? तो इंडक्शन का प्रिंसिपल ही बेसिकली यही रहता बेटा। जो इंडक्शन होता है ना, जो उसकी जो सीट होती है इंडक्शन की, उसमें इस तरह से एडी करंट प्रोड्यूस होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं, और फिर जब यहाँ पे करंट अगर बनेगा तो क्योंकि मेटालिक सीट है भाई, वो मेटालिक सीट क्या होगी? गर्म होगी। रेजिस्टेंस होता है उसमें, करंट फ्लो होगा, रेजिस्टेंस है, तो वो मेटालिक सीट क्या हो जाएगी? यहाँ पे गर्म हो जाएगी। समझ गए कि नहीं? जो मेटालिक सीट है वो गर्म हो जाएगी। देखो मैग्नेटिक फील्ड तो खुद से कम या ज्यादा नहीं होती है, इसको कम ज्यादा करने के लिए एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, और वो जो एनर्जी खर्च कर रहे हैं हम लोग, उसका कुछ पार्ट यहाँ पे हीट के फॉर्म पे इवॉल्व हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, वही है मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है यहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं है कि यार ये एनर्जी कहाँ से क्रिएट हो गई। ठीक है, तो ये जो इंड्यूस एडी करंट है, ये इस मेटालिक सीट को क्या कर देता है? गर्म कर देता है। क्यों गर्म करता है भाई? करंट बन रहा है यहाँ पे, ये इंड्यूस करंट आ गया यहाँ पे ना, दिस इज आई इंड्यूस्ड करंट, और ये सर्कुलेटिंग फॉर्म पे होता है, भंवर के फॉर्म पे होता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया?
एडी करंट इसका नाम पड़ गया। समझ गए कि नहीं? समझ गया बेटा? इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? एडी करंट इसका नाम पड़ गया। तो अभी मुझे ये बताओ, इसके आप लोगों को एप्लीकेशंस आपको खुद लिखना है। मैं हिंट दे देता हूं कि क्या क्या इसकी एप्लीकेशन होती है, लेकिन जब आप नोट्स में लिखोगे, अच्छा ये जो थ्योरेटिकल डिस्कशन है ना, ये बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है और कभी कभार धोखे से कंपटीशन में भी आ जाता है। इसकी एप्लीकेशन बेस्ड सिचुएशन बना के दे देते हैं, जैसे मैंने डीपीपीएस में डाला था एक, है ना, कि मैग्नेटिक फील्ड में एक पेंडुलम टाइप अपन ने लिए थे, मेटल की पेंडुलम लिए, मेटेलिक सीट की पेंडुलम। ऐसे ये मान लो मेटेलिक सीट की पेंडुलम है और इतनी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड है। अब इसको छोड़ दिया, ऐसे ऑसिलेट हो रही है ये, तो अगर ये ऑसिलेट होगी तो इसमें फ्लक्स चेंज होगा, और अगर फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें क्या बनने लगेंगी? एडीज बनने लगेंगी इसमें, है ना। और धीरे धीरे ये इसका जो ऑसिलेशन है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और रुक जाएगा फाइनली। तो ऐसा क्यों हो रहा बताओ जरा। अगर मान लो ये पेंडुलम है, मेटेलिक सीट की पेंडुलम है, और ये ऐसे ऑसिलेट करके छोड़ दो, धीरे धीरे इसका यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो धीरे 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 इसके एम्पलीट्यूड कम होंगे और फाइनली रुक जाएगी। बताओ भाई क्यों रुक रही है? इसकी जो एनर्जी थी, मैकेनिकल एनर्जी, इसमें एडी करंट प्रोड्यूस हो रहे हैं क्योंकि फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो धीरे धीरे जो मैकेनिकल एनर्जी है वो किसके फॉर्म पे इवॉल्व हो रही है? कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, और फिर यहाँ पे हीट जनरेट हो रही है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट के फॉर्म पे इवॉल्व होगी। तो जो मैकेनिकल एनर्जी है वो हीट के फॉर्म पे, फाइनली हीट के फॉर्म पे आके खत्म हो जाती है, और ये पेंडुलम क्या होती है? फिर वहां पे रुक जाती है। ठीक है, समझ गया? तो उसका रीजन ये था। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो है, लेकिन यहाँ पे जो एनर्जी इवॉल्व हो जाती है फाइनली, वो हीट के फॉर्म पे इवॉल्व हो जाती है। तो अब हीट के फॉर्म पे इवॉल्व अगर ये हो रही है, तो अब आपके ऊपर भाई आप उसको यूज कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो लोगों ने दिमाग लगा, इसलिए क्या बना दिया उसको? इंडक्शन चूल्हा बना लिए, इंडक्शन फर्नेस बन जाते हैं। ठीक है, इंडक्शन चूल्हा, इंडक्शन फर्नेस, और इंडक्शन ब्रेक्स। इंडक्शन ब्रेक्स भी होते हैं, पता है, ब्रेकिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं इसको। इंडक्शन ब्रेक्स होते हैं, है ना। इंडक्शन ब्रेक हो गए, इंडक्शन फर्नेस हो गए, ठीक है, इंडक्शन चूल्हा हो गए। तो ये इसके कुछ एप्लीकेशंस हो गए। अब इसका ड्रॉबैक क्या है बताओ, और इसको कम कैसे किया जा सकता है? एडी करंट को कम कैसे किया जा सकता है, इसके ड्रॉबैक क्या है? जो ट्रांसफार्मर होता है ना, ट्रांसफार्मर देखा है? ट्रांसफार्मर वो तुम्हारे घर के आसपास देखा होगा, बड़े बड़े जो 3-4 पोल के बीच में टांग के रखते हैं, है ना, वो ट्रांसफार्मर है। और ट्रांसफार्मर में अल्टरनेटिंग करंट यूज होता है, और वहां पे अल्टरनेटिंग करंट यूज होने के कारण मैग्नेटिक फील्ड बार बार क्या होती है? चेंज होती है, उसका डायरेक्शन चेंज होता है, स्ट्रेंथ चेंज होती है, बार बार उसका डायरेक्शन चेंज होता है, स्ट्रेंथ चेंज होती है। म्यूचुअल इंडक्शन पे बेस्ड होते हैं, मतलब वहां पे कोर पे कॉइल लपेटी जाती है। तो जब बार बार मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज होगी, वेरी करेगी, तो जो मेटेलिक कोर उसके अंदर रखते हैं उसमें एडी करंट प्रोड्यूस हो जाते हैं, और एडी करंट प्रोड्यूस होने के कारण वो उस कोर को क्या करते हैं? गर्म करते हैं, बहुत बहुत ज्यादा हीट जनरेट होती है। इसलिए किसी ने सुना है कि वो ट्रांसफार्मर का ऑयल वगैरह, है ना, सुना है किसी? ट्रांसफार्मर का ऑयल थोड़े बड़ा काम का होता है। ट्रांसफार्मर में जो कूलेंट डालते हैं ना, वो ऑयल होता है बेसिकली। ठीक है, सुना है ऐसा कि नहीं? ट्रांसफार्मर का ऑयल वगैरह। हेलो, ये से डालते ना। हाँ, उसमें ट्रांसफार्मर ऑयल डालते हैं, और बोलते बड़ा काम का होता है। स्किन्स वगैरह में जो कुछ जो वाइट पैचेस आते हैं ना स्किन में, तो मैंने सुना हूँ कि यार लगाते तो उससे उनको रिलीफ मिलती है। पता नहीं मुझे उसके पीछे का मेडिकल मुझे नहीं पता कि सही में ऐसा होता है कि नहीं, लेकिन लगाते कुछ लोग उसको। तो वो जो ऑयल है ना, बेसिकली क्या है? वो कूलेंट है ना। तो ट्रांसफार्मर में और भी अदर फॉर्म पे एनर्जी के जो लॉस होते हैं, तो उसको ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने के लिए क्या करते हैं? गर्मियों के दिनों में देखना, ट्रांसफार्मर में कूलर लगा देते, देखा है कि नहीं? जो स्टेशन होते हैं, जो छोटे वाले जो स्टेशन होते हैं ना, है ना, उसमें देखना कूलर लगा देते हैं। क्यों कूलर लगा देते भैया? बोले ठंडा रहे। क्यों? क्योंकि उसमें एडी करंट के कारण, हिस्टेरिसिस लॉस के कारण बहुत सारे अमाउंट में एनर्जी का लॉस होता है। वो एनर्जी का जो लॉस है ना, वो हीट के फॉर्म पे होता है, गर्म होता है, और अगर ज्यादा गर्म हो गया तो फिर तो खराब ही हो जाएगा, फिर उसकी कॉइल जल जाएगी, वर्क ही नहीं करेगा।
इसलिए ऐसा करते हैं। समझ गए कि नहीं? आपका जैसे फैन है ना, आपका घर का जो फैन है, उसमें भी देखना, फैन को भी जब आप चलाओगे तो वो भी गर्म होता है। तो गर्म क्यों होता है बेटा? वहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड बनती है, और अगर अल्टरनेटिव हम यूज कर रहे हैं तो उसमें भी एडी करंट बनेंगे, एडी करंट भी बनेंगे, हिस्टैरिसीस लॉस भी होगा, मतलब बार बार मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होता है वहां पे मटेरियल उसका। क्योंकि फैन को कभी खोल के देखा, खुला हुआ फैन बाइंडिंग के लिए जो गया हुआ है, उसमें देखना Yes, sir. क्वाइल क्वाइल लपटी होती, किसमें लपटी होती क्वाइल? वो छोटे छोटे वो होते, सॉफ्ट आयरन रहता है एक्चुअली, वो कोर जिसको बोलते हैं, जिसमें क्वाइल को लपेटते हैं, वो सॉफ्ट आयरन रहता है। तो वहां पे बार बार मटेरियल मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज होता है, तो उसके कारण भी हीट जनरेट हो रही है। एडी करंट बन रहे हैं, उसके कारण भी हीट जनरेट होती है। ठीक है, एडी करंट बनते हैं, उसके कारण भी हीट जनरेट होती है। तो ये एडी करंट की स्ट्रेंथ को कैसे रिड्यूस किया जाएगा, या कैसे रिड्यूस करेंगे इसको? तो इसके जैसे फ्रिक्शन की हम बात करते हैं ना, फ्रिक्शन यूजफुल भी है और नुकसानदेह भी है। बिना फ्रिक्शन के हम आगे भी नहीं बढ़ सकते, लेकिन ज्यादा फ्रिक्शन रहेगा तो उसके डिसएडवांटेज भी हैं। तो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज दोनों चीज है। एडी करंट के लिए भी ऐसे ही बेटा, एडवांटेज भी है डिसएडवांटेज भी है। तो कहीं पे जैसे ट्रांसफार्मर में ये डिसएडवांटेज का काम कर रहा है, लेकिन अब अगर हम इंडक्शन चूल्हा की बात करें, इंडक्शन ब्रेक की बात करें, तो वहां पे एडवांटेज का काम कर रहा है। समझ गए कि नहीं? तो दोनों है, इसका एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। एडी करंट को कम करने के लिए क्या किया जाए? एडी करंट को अगर कम करना, तो ये पूरी जैसे मेटालिक सीट है ना, तो इस पूरी मेटालिक सीट को अगर हम लोग टुकड़े में लगा दें, चिपका के, टुकड़े में चिपका के लगा दें, मतलब समझ गए? पूरा कंप्लीट मेटालिक सीट ना लें, और कैसे लें? ऐसे टुकड़े टुकड़े में ले लें हम लोग, ऐसे, है ना? उसकी कोर को देखा कभी तुमने? चोक कॉइल की कोर जो होती है, ऐसे टुकड़े टुकड़े करके लगा दें ऐसे, और बीच में इंसुलेशन लगा दिए भाई, यहाँ पे इंसुलेटर, यहाँ पे इंसुलेटर, और फिर चिपका दिए ऐसे। पूरा एक कोर नहीं लिए, उसके कैसे लिए हमने? टुकड़े लिए, लेकिन बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल। तो अब इसमें मान लो एडी करंट बन भी रहा, तो ये वाली कॉइल में अलग बनेगा, इस पे अलग बनेगा, इस पे अलग बनेगा। और अगर ये इकट्ठा मटेरियल रहता तो उसमें उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती, और ये टुकड़े टुकड़े में बन रहा है तो उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो एडी करंट को रिड्यूस करने के लिए क्या किया जाता है? एडी करंट को रिड्यूस करने के लिए जो मेटालिक सीट होती है या जो कोर होती है, उसको क्या करते हैं? लैमिनेट करते हैं। लैमिनेटेड वर्ड एक यूज किया जाता है। लैमिनेटेड मतलब टुकड़े टुकड़े में, पट्टे पट्टे के फॉर्म पे। ठीक है, लैमिनेटेड वर्ड यूज करते हैं उसके लिए। समझ गए? अरे समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए? सर। ठीक है, तो ये है एडी करंट की कहानी। समझ में आ गया बेटा एडी करंट? कोई डाउट है इसमें एडी करंट के बारे पे? हेलो, अच्छा यहाँ पे जैसे ये जो हम बोल रहे थे ना, पेंडुलम है ये ऐसे, और इसको ऑसिलेट करने के लिए छोड़ दिया अपन ने मैग्नेटिक फील्ड में, धीरे धीरे रुक जाती है, इसके एम्पलीट्यूड खत्म हो जाते हैं। तो ये जो डैम्पिंग हो रही है, इस डैम्पिंग को क्या बोलेंगे हम लोग? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। क्या बोलेंगे इसको? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग कहलाती है। समझ गया बच्चा? बोलो भाई, समझ? यस सर। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग है ये। क्लियर हो गया? सर वहाँ पे एडी करंट कैसे जनरेट हुआ? मींस वो कहाँ पे? सर वो सॉफ्ट आयरन पे, शीट पे। अरे जैसे यही मेटालिक सीट है, मान ले एससी वर्मा की, अब ये यहाँ रखी हुई है ना, मेटल की है ये। अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो रही? चेंज हो रही है। अगर ये चेंज होगी तो यहाँ पे इंड्यूस करंट आएगा कि नहीं आएगा इस सीट पे? आएगा। इसमें इस तरह से आएगा इंड्यूस करंट की सर्कुलेटिंग, मतलब बहुत सारे ऐसे कॉन्सेंट्रिक रिंग्स के फॉर्म पे क्रिएट होगा ये। समझ गए? ये बहुत सारे कॉन्सेंट्रिक रिंग्स के फॉर्म पे, मैंने तो इतने बनाए, यहाँ पे बहुत सारे बनेंगे ऐसे। समझ गया अभी कि नहीं? सर और अपन उसके आसपास मैग्नेट लेके जा रहे हैं क्या पास में? अरे पहले से कोई फील्ड है और वो बदल रही है, अब वो आप मैग्नेट लाके बदलो कि किसी और कारण से बदल रही है ना? समझ गए? सर मतलब जो अपन फील्ड दे रहे उससे जो कम ज्यादा कर रहे हैं और उस वजह से फ्लक्स जनरेट हो रहे हैं वहाँ पे।
हाँ, ये जो फ्लक्स तो वैसे भी जनरेट होता है, ये जो फील्ड कम ज्यादा हो रही उसके कारण फ्लक्स चेंज हो रहा है, इससे पास होने वाला फ्लक्स चेंज हो रहा है। ठीक है, फील्ड को जो हम कम ज्यादा कर रहे हैं उससे, समझ गए? हाँ सर। सर हाँ बोलो। सर अभी जो आपने थोड़ी देर पहले बताया कि मैग्नेटिक फील्ड में पेंडुलम हिलता है, उसको क्या बोलते हैं? डम पेंडुलम हिलता नहीं रे, पेंडुलम रुक जाता है। मैग्नेटिक फील्ड में अगर ये पेंडुलम को हमने ऑसिलेट करने के लिए छोड़ दिए तो धीरे धीरे इसके एम्पलीट्यूड खत्म होके ये रुक जाता है, डैम्पिंग हो जाती है, डैम्पिंग, डैम्ड ऑसिलेशन। तो ये जो डैम्पिंग होती है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। ठीक है, क्या नाम है? सर नॉर्मली भी तो ऐसे ही होता है ना? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। देख, नॉर्मली थोड़ा धीरे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग नॉर्मली अगर तुम ऑसिलेट करने के छोड़ोगे तो ज्यादा टाइम के बाद डैम्प होगा वो, एयर फ्रिक्शन और उसके कारण। लेकिन अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे रख के करोगे तो वो जल्दी रुक जाएगी, है ना, जल्दी रुक जाएगी, समझ गए? यस सर। हाँ, नॉर्मली करोगे तो टाइम लगेगा डैम्प होने में, 1 मिनट 2 मिनट लगेगा, लेकिन अगर इसमें रखोगे तो फटाक से भाई 2-3 सेकंड के अंदर ही रुक जाएगा। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग है। और उसमें क्या होगा, जो हम पेंडुलम ले रहे हैं, मेटालिक सीट वाली जो पेंडुलम ले रहे हैं वो गर्म हो जाएगी, जल्दी गर्म हो जाएगी, एडी करंट प्रोड्यूस होने के कारण। ठीक है, क्लियर हो गया? बोलो जल्दी से भाई। यस सर। एडी करंट के बारे में कोई डाउट? हाँ, तो तुम लोगों के लिए होमवर्क ये है कि आपको इसकी एप्लीकेशन लिखना है, ये आता है एग्जाम में। राइट 2 एप्लीकेशन या 3 एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट, इसके एडवांटेज और इसके डिसएडवांटेज, तो आपको ये लिखना है। समझ गए? कैसे प्रोड्यूस होती है, कहानी समझ में आ गई? जब किसी मेटालिक सीट को आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड पे रखोगे तो उस मेटालिक सीट में इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है, और ये इंड्यूस्ड करंट सर्कुलेटिंग करंट लूप के फॉर्म पे होता है। दिस सर्कुलेटिंग करंट लूप्स इज कॉल्ड एडी करंट। बस हो गया, समझ गए? सर हाँ बोलो। सर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग है उसमें जो हीट एनर्जी का लॉस हो रहा है उस शीट के थ्रू होगा कि जो रिंग अपन ऑसिलेट कर रहे हैं उससे होगा? सीट में होगा ना, वो तो सीट में फ्लक्स चेंज हो रहा है तो उसमें करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो जो मैकेनिकल एनर्जी थी वो उसका कुछ पार्ट जो है मैकेनिकल एनर्जी का वो किस में चला जा रहा है, वहां पे हीट के फॉर्म पे इवॉल्व होते जा रहा है। तो पेंडुलम की मैकेनिकल एनर्जी धीरे धीरे क्या होते जा रही है, कम होते जा रही है, क्योंकि हीट से फिर वापस मैकेनिकल एनर्जी का कन्वर्जन नहीं हो पा रहा। समझ गए? हाँ सर। नॉर्मल एसएचएम में क्या होता है, नॉर्मल एसएचएम में क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर या पेंडुलम या ऑसिलेटर कैसा रहता है एसएचएम में? मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहती कि वेरिएबल रहती है एसएचएम में? सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी ऑफ पार्टिकल या ऑसिलेटर इज कांस्टेंट। ठीक है, तब तो वो कंटिन्यूअसली क्या होता है, उतने ही एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट होते रहता है। समझ गए? समझ गए बच्चा पार्टी? हेलो सर। हाँ, और किसी को डाउट है इसमें? और किसी को डाउट है? हेलो, और कोई डाउट है क्या? और कोई डाउट है क्या बेटा? नो सर। ठीक है, ठीक है, फिर नोट करो इसको, जल्दी जल्दी नोट कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। डन सर। अरे वाह, वेरी गुड, हो गया? सभी का हो गया लिखकर? नो सर। सर लिख ले यार, जल्दी लिख ले। अच्छा ये बताओ, मैंने करंट ग्रोथ एंड करंट डीके पढ़ाया था कि कैपेसिटर पे आप लोगों को? करंट ग्रोथ एंड करंट डीके, कैपेसिटर को चार्ज होने में कितना टाइम लगता है, डिस्चार्ज होने में, याद है क्या? कौन है भाई जो पढ़? सर जो हेडिंग बोले वो तो नहीं पढ़ा। करंट डीके एंड करंट ग्रोथ इन कैपेसिटर, सीआर सर्किट और सीआर सर्किट पढ़ाया था कि नहीं मैंने? सीआर सर्किट, कैपेसिटर के साथ में रेजिस्टेंस लगा के बैटरी लगा के चार्ज करना। नो सर वो नहीं हुआ। क्या बेटा?
सर कॉम्प्लेक्स ना, मतलब रेजिस्टेंस कैपेसिटर वगैरह सब। हाँ हाँ, कॉम्प्लेक्स सर वो नहीं सर्किट। हुआ सर, अच्छा आपने वो बोले नहीं, थे वो बाद में देंगे करके। ओके ठीक है। हो गया क्या लिखकर? सो हाँ बोलिए। सर जो यहाँ पे वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसा हो सकता है कभी इंड्यूस हो और कभी आउटवर्ड हो। हाँ हो सकता है, ये तो भाई ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ये तो कैसी भी हो सकती है ना, अंदर की तरफ हो सकती है, बाहर की तरफ हो सकती है। बाहर की तरफ होगी बढ़ेगी तो इनका डायरेक्शन बस रिवर्स हो जाएगा। बट ये इनका जो साइड इफेक्ट है एडी करंट का वो तो रहेगा ही ना, हीट चाहे ये क्लॉकवाइज घूमे एंटी क्लॉकवाइज घूमे एडीज बने, ये हीट जनरेट करेंगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ वेरी कर रही है, बाहर की तरफ वेरी कर रही है, कि पहले अंदर हो गई फिर तुरंत बाहर हो गई या कम ज्यादा हो रही है। ठीक है, समझ गया कुणाल? हाँ सर। सर जब अपन वो प्लेट मतलब रोटेट कर रहे हैं पेंडुलम की तरह, तब जरूरी नहीं है ना कि मैग्नेटिक फील्ड बेरिंग हो, तब कांस्टेंट भी चलती ना। हाँ अगर मान लो ये कांस्टेंट भी है तो भी ठीक है, लेकिन ये जो मेटालिक सीट है फिर ऑसिलेट होना चाहिए, फिर ये मूव करना चाहिए, मतलब फ्लक्स चेंज होना चाहिए। देखो अल्टीमेटली यही है यहाँ पर भी गोल, कि फ्लक्स में चेंज होना चाहिए। अब फ्लक्स में चेंज कैसे होगा? एरिया चेंज होके होता है, ठीक है, फील्ड बदलने से होता है, एंगल बदलने से होता है। भाई अल्टीमेटली जो गोल है वो फ्लक्स में चेंज होना चाहिए। और मैग्नेटिक फ्लक्स किसके बराबर होता है? बी ए कॉस थीटा। या तो बी बदले या एरिया बदले या थीटा बदले या फिर तीनों साथ में बदले या कोई दो साथ में बदले, समझ गए, या कोई एक बदले। तो फ्लक्स में चेंज अगर होगा तो इंड्यूस करंट आएगा कंडक्टर में, ठीक है, मेटल में, समझ गए? तो वो कैसे हो रहा है, मोड क्या है, उसका तरीका क्या है, बस फ्लक्स चेंज होना चाहिए। ठीक है, ये है इंपॉर्टेंट यहाँ पे, फ्लक्स चेंज होगा तो ये प्रोड्यूस होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, बस ये कहानी है इसकी। ठीक है बेटा, हेलो, समझ हाँ गए? सर। हाँ ओके, ठीक है, फिर मिटाऊं मैं इसको, मिटा दूं? यस सर। अच्छा आप लोग ना अपना रीनेम करना भाई उसमें, और आप लोग अपना पूरा नाम लिखो विथ ब्रांच लिखो पूरा, ठीक है, पूरा नाम विथ ब्रांच लिखना। मैं इसको मिटा के आगे बढ़ता हूँ। तो ये आपका होमवर्क है, एप्लीकेशन इसकी आज इसका थ्योरी खुद से दोबारा आप लोग पढ़ोगे एडी करंट की। नाउ दिस इज पेज नंबर 2। अब हमें ना एलआर सर्किट पढ़ना है, लेकिन उसके पहले हम लोग सीआर सर्किट के बारे में देख लेते हैं। तो सीआर सर्किट मैं कंपैरेटिव स्टडी यहाँ पे ले रहा हूँ, एलआर सर्किट, सीआर सर्किट एंड एलआर सर्किट। और इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं पहले यहाँ पे, चार्जिंग, चार्जिंग या चार्ज ग्रोथ, चार्ज ग्रोथ, चार्जिंग या एनर्जी स्टोरेज या चार्ज ग्रोथ। यहाँ पर भी क्या आएगा, चार्जिंग वर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है, चार्जिंग या फिर करंट ग्रोथ हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, करंट ग्रोथ, ठीक है। इनका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो मैं सिर्फ जेई वाले बच्चों को बताऊंगा, नीट वालों को जरूरत नहीं है। जो फाइनल रिजल्ट इनके आएंगे चार्जिंग सीआर सर्किट में ऐसा आएगा कि ये हमने बेटा एक कैपेसिटर लगा दिए, ठीक है, एक रेजिस्टेंस लगा दिए, और फिर इट इज कनेक्टेड विद द बैटरी, और इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिए।
यहाँ पे क्या लगा दी अपन ने, की लगा दी, ये ऐसे, ठीक है। ये V वोल्ट की बैटरी लगा दी अपन ने, V0 वोल्ट की, समझ गए कि नहीं। अब जैसे ही की को क्लोज करोगे ऐसे यहाँ पे करंट ग्रोथ में ये इंडक्टर कॉइल है और साथ में क्या लगा दिए हमने, एक रेजिस्टेंस लगा दिए और फिर यहाँ पर भी की लगा दिए, बैटरी लगा दिए, ठीक है। कितने वोल्ट की बैटरी है, V0 वोल्ट की बैटरी, ठीक है। तो ये सिचुएशन है ना। जैसे ही की को क्लोज करोगे यहां से क्या होगा, इसमें चार्ज आना चालू करेगा, इस तरह से थोड़ी देर के लिए मोमेंटरी यहाँ पे करंट आएगा, ठीक है। और जैसे ही ये कैपेसिटर पूरा चार्ज हो जाएगा, जैसे ही ये कैपेसिटर पूरा चार्ज होगा करंट का फ्लो रुक जाएगा। तो एट टाइम टी आफ्टर की इज क्लोज्ड, यहाँ पे ये करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे चार्ज और ये करंट मैंने लिख दिया। तो यहाँ पे कंडीशन देखो, इक्वेशंस कैसी बनती है, इसका जो डेरिवेशन है फार्मूला का वो सिर्फ जेई वाले बच्चों के लिए रहेगा, बाकी के लिए नहीं रहेगा, ठीक है। और इसका जो डेरिवेशंस है वो हम लोग आज शाम की डाउट क्लास में करेंगे, ओनली फॉर जेई स्टूडेंट, ठीक है। फार्मूला जो डेरिवेशन है, बाकी जो फार्मूले हैं वो सभी के लिए है कॉमन, फार्मूला डेरिवेशन ओनली फॉर जेई स्टूडेंट, ठीक है। तो देखो नाउ एट टाइम टी आफ्टर की इज क्लोज्ड, की को क्लोज करने के टाइम टी के बाद में कैपेसिटर में कितना चार्ज आएगा, इट इज गिवन बाय क्यू नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ। और अगर करंट की वैल्यू देखोगे तो इट विल बी आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ। सर्किट में करंट की वैल्यू ये फार्मूले से और चार्ज की वैल्यू इस फार्मूले से दी जाएगी, जहां पे टाउ इज इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, सी आर के बराबर होता है, दैट इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। इसको बोला जाता है टाइम कांस्टेंट। टाउ इज सी आर कैपेसिटी एंड रेजिस्टेंस, ठीक है, ये टाइम कांस्टेंट है। और क्यू नॉट की वैल्यू किसके बराबर, इट इज C इंटू वी नॉट, ये वी नॉट मतलब ये वाला वोल्टेज और ये इसकी कैपेसिटी, और आई नॉट की वैल्यू किसके बराबर है, वी नॉट डिवाइडेड बाय आर के बराबर है। तो करंट ग्रोथ का ये फार्मूला है, मतलब कि जैसे ही की को क्लोज करोगे तुरंत में जो कैपेसिटर होता है ना वो एक वायर बन जाता है, तुरंत में कैपेसिटर एक वायर रहता है और धीरे 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 मतलब ये चार्ज होता है, धीरे धीरे का मतलब ऐसा नहीं कि एक दिन लगेगा, चार्ज होता है, डिपेंड करता है ये टाइम कांस्टेंट पे कि टाइम कांस्टेंट कैसा है। विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड, 1 सेकंड, 10 सेकंड, इतनी देर में ये कैपेसिटर लगभग 90%, 99% तक चार्ज होता है। और कैपेसिटर ना पूरा कभी चार्ज नहीं होगा, पूरा कभी भी चार्ज नहीं होगा, पूरा चार्ज होने के लिए इनफाइनाइट टाइम लगता है, पूरा चार्ज होने के लिए इनफाइनाइट टाइम लगता है। ये इक्वेशंस कैसे आई हैं, केवीएल से निकाली गई हैं इक्वेशंस। तो डेरिवेशन हम लोग अगली मतलब शाम की क्लास में करेंगे, ठीक है, डेरिवेशन। तो ये इक्वेशन कैसे आई, इनका डेरिवेशन सिर्फ जेई वाले बच्चों के लिए, ओके। तो पूरा कैपेसिटर को पूरा चार्ज होने में बेटा इनफाइनाइट टाइम लगता है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे करंट की बात करें तो एट टाइम टी आफ्टर की इज क्लोज्ड, एट टाइम टी आफ्टर की इज क्लोज्ड, की को क्लोज करने के टी टाइम के बाद में ये की लगा दी हमने, करंट फ्लो होना चालू हुआ, तो करंट की इक्वेशन आती है इट विल बी आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ, ठीक है। यहाँ पे टाउ की वैल्यू होती L डिवाइडेड बाय R, दैट इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट, ये यहाँ पे टाइम कांस्टेंट है। आई नॉट की वैल्यू रहती है V नॉट डिवाइडेड बाय R। यहाँ पे चार्ज का कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे हम किसकी बात करते हैं, करंट की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे करंट की बात करते हैं, समझ गए कि नहीं, यहाँ पे करंट की बात करते हैं। तो t इक्वल्स टू 0 पे और t टेंड्स टू इंफिनिटी पे इस इक्वेशन से हमको इन इक्वेशन से हमको क्या करना है, स्टडी करना है कि t इक्वल्स टू 0 पे क्या होगा और t टेंड्स टू इंफिनिटी पे क्या होगा। तो ये जो इक्वेशंस मैंने लिखा हूं बेटा, इन इक्वेशंस को
आप लोग याद रखो सीधे सीधे, है ना, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इन इक्वेशंस को याद रखो सीधा सीधा। I इक्वल्स टू आई नॉट e टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ। अभी बताओ, हमने डैम्प्ड ऑसिलेशन पढ़े थे, याद रखना कैसे आसान है। डैम्प्ड ऑसिलेशन पढ़े थे, याद है कि नहीं? उसमें एम्पलीट्यूड की इक्वेशन और एनर्जी की इक्वेशंस आई थी, ऐसे डिराइव किए थे वहां पे हमने डैम्प्ड ऑसिलेशन पे, ठीक है ना। और इस तरह के पैटर्न की इक्वेशन आपको और आगे भी मिलेगी मॉडर्न फिजिक्स में, रेडियो एक्टिविटी वगैरह में। तो ऐसा नहीं है कि इसको हमको रटना पड़ता है, सिमिलैरिटी रहती है कुछ जगह पे, तो वो बिल्कुल वैसे की वैसी याद हो जाती है। तो I इक्वल्स टू आई नॉट e टू द पावर, मतलब करंट यहाँ पे किसका फंक्शन है? टाइम का फंक्शन है, लेकिन एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन रहा है। ये पीक करंट हो गया, मैक्सिमम करंट हो गया, और ये फंक्शन बन गया। तो यहाँ पे सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है वो टाइम का फंक्शन है। ऐसे यहाँ पे कैपेसिटर में जो चार्ज स्टोर हो रहा है उसका फंक्शन ये वाला रहता है, ऐसा ये फंक्शन रहता है। सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है उसका फंक्शन ये है। कौन कौन से क्या कांस्टेंट आए वो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। समझ गए? समझ गया बेटा? बोलो जल्दी से, अरे समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए? बोलो भाई, अरे कुछ बोलते नहीं हो यार तुम लोग। हेलो, यस सर। हाँ ठीक है, लिखो जल्दी से फटाफट। सर कैपेसिटर कभी मतलब तीनों एक साथ अरेंज नहीं होते क्या? होते ना, वो अभी पढ़ेंगे ना आगे चल के, तीनों भी अरेंज कर सकते हैं, तीनों भी एक साथ होते हैं, बट अभी ऑल्टरनेटिंग करंट में वो तब तीनों को लगा के देखेंगे। अभी हम लोग डीसी करंट के साथ में लगाए हैं, यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग करंट लगाएंगे तो कहानी थोड़ी अलग बदल जाती है, ऐसी नहीं होती है ना। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, अभी डिस्चार्जिंग एक्शन भी लिख रहा हूँ मैं फॉर्मूला। तो चार्जिंग की ये कंडीशन रहती है यहाँ पे कैपेसिटर की, लेकिन डीसी बैटरी के साथ में। और अगर अल्टरनेटिंग करंट लगाएंगे तो कहानी कुछ और अलग होती है, तो अभी आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे फिर हम लोग उसको, ठीक है। फटाफट नोट करो इसको जल्दी से। हो गया क्या बेटा लिखकर? हेलो, लिखकर हो गया क्या? यस सर। हो गया क्या? हेलो, यस सर। अच्छा इसमें कौन सी एनर्जी स्टोर होती है कैपेसिटर में? यहाँ पे कौन सी एनर्जी स्टोर हो जाती है कैपेसिटर में? हेलो, कैपेसिटर में कौन सी एनर्जी स्टोर हो जाती है? अरे कौन सी एनर्जी स्टोर होती कैपेसिटर में? इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। और यहाँ पे कौन सी एनर्जी स्टोर होती है इंडक्टर कॉइल में? डायरेक्शन पे मत जाना मैग्नेटिक फील्ड के, यहाँ पे कौन सी एनर्जी होती है? मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी।
मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म पे या इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म पे एनर्जी स्टोर करता है, और ये मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म पे एनर्जी स्टोर करता है। और ये जो लगा हुआ है रेजिस्टेंस, ये क्या करता है? ये एनर्जी स्टोर करता है कि क्या करता है? ये क्या करता है? ये रेजिस्टेंस क्या करता है? ये यूज करता है, खर्च करता है। ये स्टोर नहीं कर सकता, खर्च करता है। अब किस फॉर्म पे खर्च करेगा एनर्जी? हीट के फॉर्म पे, साउंड के फॉर्म पे, लाइट के फॉर्म पे। ठीक है, ये किसके फॉर्म पे खर्च करेगा? हीट, लाइट, साउंड एक्सेट्रा। ठीक है, समझ गए कि नहीं? तो जो रेजिस्टेंस होता है ये खर्च करता है और ये स्टोर करते हैं। ठीक है, स्टोर करते हैं, जरूरत पड़ती तो देते भी हैं। फिर अगर सर्किट में जरूरत पड़ रही है, कम पड़ रही है एनर्जी तो दे देगा, ज्यादा आ रही है तो स्टोर कर लेगा। ठीक है, ऐसे ये भी है। लेकिन ये क्या करता है? इसका काम क्या है? खर्च करना। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डिसिपिएट ये करते हैं। ये इनमें एनर्जी का डिसिपेशन नहीं होता। डिसिपेशन का मतलब समझ गया ना? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे जाना, मतलब कि खर्च होना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी खर्च होना। इनके पास तो स्टोर है भाई, जरूरत पड़ेगी दे देगा, लेकिन एक बार इसने खर्च कर दिया तो फिर वो वापस नहीं मिलेगी। कि यार मान लो यहाँ पे हीट जनरेट हो गई, हीटर लगा दिया तुमने, तो हीट जनरेट हो गई, तब हीटर से डायरेक्ट करंट नहीं बनेगा, फिर आपको दूसरे तरीके से लाना पड़ेगा एनर्जी को वापस, है ना? समझ गए? तो ये क्या करता है? इट डिसिपिएट एनर्जी। ये एनर्जी को क्या करता है? यहाँ पे हीट, साउंड, लाइट एक्सेट्रा, इस फॉर्म पे एनर्जी क्या होती है? कन्वर्ट होती दूसरे फॉर्म पे। मैं वेस्ट नहीं बोलूंगा, यहाँ पे कन्वर्ट होती दूसरे फॉर्म पे। लॉस वर्ड भी नहीं बोलना चाहिए, लॉस वर्ड भी नहीं बोलना चाहिए एनर्जी के लिए कभी भी। समझ गए? समझ गए क्यों नहीं बोलना चाहिए लॉस वर्ड? सर क्योंकि एनर्जी एक से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है बट कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती है। हाँ, एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, तो लॉस नहीं होगा एनर्जी का। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे चली जाएगी, फिर आपके पास अगर तरीका पता है तो आप ला लो वापस उसको, और नहीं पता है तो नहीं ला सकते। तो एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। फर्स्ट लॉ ऑफ क्या बोलते हैं इसका ना, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी। एनर्जी का कंजर्वेशन जो अपन ने वर्क पावर एनर्जी पे पढ़े थे। ठीक है, कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी वही है ये भाई। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया बेटा? हेलो, क्लियर हो गया कि नहीं? है ना? ओके, तो ये एनर्जी खर्च करता है यहाँ पे और ये स्टोर करता है। तो ये फार्मूले हो गए चार्जिंग के लिए। तो जब आप बैटरी लगाओगे और फिर इस तरह से अरेंज करोगे तो चार्ज की इक्वेशन, करंट की इक्वेशन सीधे सीधे याद रखना। अब डिस्चार्जिंग सर्किट में अगर मैं यहाँ से बैटरी को हटा दूं, यहाँ से भी हटा दूं, यहाँ से भी बैटरी को हटा दूं और फिर यहाँ पे शॉर्ट सर्किट कर दूं, क्या होगा? इसके पास जो एनर्जी स्टोर थी वो सर्किट में वापस देगा। तो फिर से करंट और चार्ज की इक्वेशन बना लेंगे हम लोग, है ना? तो ये नोट हो गया सभी का? अगले पेज पे जाऊं बेटा मैं? नोट हो गया कि नहीं? बोलो। यस सर। ठीक है, अगले पेज पे जाते हैं हम लोग, पेज नंबर 3 पे। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, देखो चार्जिंग की जगह पे अब दूसरा पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग, चार्ज ग्रोथ की जगह पे कौन सा वर्ड यूज करेंगे? चार्ज डीके। ठीक है, चार्जिंग की जगह पे कौन सा वर्ड यूज करेंगे? अब यहाँ पे हम लोग दूसरे पॉइंट पे डिस्चार्जिंग। और करंट ग्रोथ की जगह पे कौन सा वर्ड आ जाएगा? करंट डीके। डीके मतलब समझ गए? करंट डीके। सर शुभ को माइक बंद करने बोलो। क्या देखिए? सर शुभ को माइक बंद करने बोला सर। ब्लैक स्क्रीन आ रही है। मेरा माइक बंद ही है। उसका माइक बंदी है, तुम अपने अपना लड़ो मत आपस में, और इसको पिन करके रखो मेरे वीडियो को, है ना? तुम्हारा किसी का स्क्रीन नहीं जाएगा, सिर्फ मेरा स्क्रीन दिखेगा। इतने दिन से क्लास कर रहे हैं ऑनलाइन, तुमको अभी उसकी टेक्निक ही समझ में नहीं आई कि कैसे डिस्टर्ब नहीं हो। ठीक है, चलो देखो अभी डिस्चार्जिंग या फिर करंट डीके, यहाँ पे चार्ज डीके। अब ये बैटरी को हटा देते, बाकी सब कुछ वही रहेगी कहानी पूरी की पूरी। ये बैटरी हटा दी अपन ने, और पहले से ये चार्ज था, पहले से चार्ज था। यहाँ पे इसमें पोटेंशियल डिफरेंस V नॉट है और चार्ज की वैल्यू Q नॉट है। और अब आपने ऐसा लगा दिया इसको डिस्चार्ज करने के लिए। यहाँ पे जो एनर्जी स्टोर थी इसमें हाफ ऑफ L I नॉट स्क्वायर स्टोर थी, और ये वाली एनर्जी खर्च हो रही है। यहाँ पे जो एनर्जी स्टोर थी इसमें हाफ
हाफ ऑफ सी इंटू वी नॉट स्क्वायर के फॉर्म पे स्टोर थी। तो अभी क्या होगा बेटा, ये डिस्चार्ज होना चालू हो जाएगा, डायरेक्शन ये पॉजिटिव प्लेट थी, यहाँ से ये चार्ज ऐसे आके इसको हीट के फॉर्म पे कन्वर्जन जाने लगेगा। तो एनी टाइम टी आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड, ये जैसे मैंने करंट का डायरेक्शन यहाँ पे रिवर्स किया है यहाँ पे बस, है ना। तो जो इक्वेशन बनती है डिस्चार्जिंग की, देखो करंट की इक्वेशन यही आएगी, यहाँ पे चार्जिंग जो चार्ज की इक्वेशन रहती है, यहाँ पे जैसे ही अभी आपने इस तरह से बना दिया, भाई आपने सर्किट ऐसा ले लिया, कोई बाहर की बैटरी लगी नहीं है, इसके पास जो एनर्जी थी वही एनर्जी अब ये सर्किट में दे रहा है, और उसके कारण इसका जो चार्ज है धीरे धीरे क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। क्यू नॉट e टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ, यहाँ पे टाउ का मतलब क्या है, सी आर, टाइम कांस्टेंट, फॉर्मूला वही है। और क्यू नॉट करंट कैसा होगा, अब इसको डिफरेंशिएट कर दोगे, करंट इज डी क्यू अपॉन डी टी। तो ये इक्वेशन फिर से वही बनने वाली यहाँ पे करंट की, इट विल बी आई नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ, विथ नेगेटिव साइन आएगा, नेगेटिव साइन को आप यहाँ पे छोड़ सकते हो, ठीक है। ये इस तरह से बन रहा है। तो आई नॉट की वैल्यू किसके बराबर, यहाँ पे वी नॉट अपॉन आर, मतलब इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस, और क्यू नॉट की वैल्यू भी किसके बराबर, सी इंटू वी नॉट के बराबर है। तो डिस्चार्जिंग के लिए ये इक्वेशन आ रही, करंट डीके के लिए भी यही इक्वेशन है, मतलब यहाँ पे फार्मूला बदलने की जरूरत ही नहीं है ये करंट डीके के लिए भी, ठीक है ना। तो जो करंट है धीरे धीरे यहाँ पे सर्किट में कम होने लगेगा। 1 मिनट, करंट ग्रोथ, करंट डीके, यहाँ पे थोड़ी कहानी में ट्विस्ट आएगा, कहानी पे यहाँ पे ट्विस्ट आएगा, इक्वेशन थोड़ी बदल जाएगी, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ, ये इस तरह से बनेगा करंट डीके का। तो यहाँ पे करंट डीके की इक्वेशन इस तरह से बनेगी, ठीक है, क्योंकि जब t की वैल्यू इंफिनिटी करोगे तब सर्किट में करंट जाके जीरो होगा। यहाँ पे जब करंट यहाँ पे करंट डीके पे t की वैल्यू जीरो पे, करंट मैक्सिमम इंफिनिटी पे जीरो, यहाँ पे सॉरी वही है, इक्वेशन में कोई फर्क नहीं बेटा, यहाँ पे करंट की इक्वेशन में कोई फर्क नहीं, यही रहेगा माइनस टी अपॉन, ठीक है। तो दोनों जगह पे जो करंट की इक्वेशन है वो बिल्कुल वैसी की वैसी है यहाँ पे, ठीक है, समझ गए, हेलो, समझ गए, फार्मूला वही यूज हो रहा है फार्मूले। अब ये जो फार्मूले बने हैं इनका डिस्कशन टी के साथ में होता है, टाइम के अकॉर्डिंग किसमें कितना चार्ज रहेगा, किसमें कितनी एनर्जी, समझ गए, हेलो, अरे बोलो भाई, कुछ तो बोल दो, हाँ बोलो। सर फिर इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, मतलब टाइम पीरियड से पूछते हैं क्या? टाइम पीरियड भी पूछ लेते हैं कि की लगाने की इतने देर बाद कितना चार्ज स्टोर होगा, इस तरह के सीधे सीधे रहते हैं, है ना। तो इसके क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करवाऊंगा ना इसके, ठीक है, इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे ना हम लोग, ये सर, ओके। ये समझ गए, तो ये पूरा थ्योरेटिकल बस इतना ही है, नीट और जेई में मतलब जो थ्योरेटिकल पोर्शन इसका इतना ही है, लेकिन जो डेरिवेशन है वो सिर्फ जेई वाले बच्चों का, आपको ये फार्मूला कैसे आए है ना, सिर्फ जेई वाले बच्चे का, ठीक है, हेलो, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही है ना, आज के लिए इतना ही करेंगे हम लोग, बाकी अब अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है बेटा। और हाँ, और आप लोग यार थोड़ा एनर्जी ऐसा लग रहा कम हो गई जैसे आप लोगों की पढ़ने की, ऐसा कुछ है क्या, एनर्जी कम हो गई क्या तुम लोगों की पढ़ने की, मतलब जो एक इंटरेस्ट है, अरे यार पूरी दुनिया खुल गई हम ही बस नहीं खुले, ऐसा कुछ तो नहीं चल रहा मन पे, ऐसा मत रखो, है ना, एनर्जी को कम मत होने दो, एनर्जी को बढ़ाओ भाई, जोश को बढ़ा के रखो बिल्कुल, अगर वो जोश को बढ़ा के नहीं रखोगे तो तकलीफ हो जाएगी, जोश मेंटेन रखो यार पढ़ने का, ठीक है। और खुलने का तो ऐसा है, कब तक रोकेंगे, समझ गए, कब तक रोकेंगे, अगर दुनिया खुल रही तो अपने को भी तो खोलने के लिए परमिशन देंगे, अपने को भी परमिशन मिलेगी, चिंता मत करो, खुलेगा, और खुलेगा तो आप लोग सब बहुत जल्दी ट्रैक पे आ जाते हैं, एक हफ्ते पे आप लोग सब ट्रैक पे आ जाते हो पढ़ाई को लेके, पर ऐसा नहीं कि अभी भी डी ट्रैक हो, आप लोग कर रहे हो मेहनत, अच्छा कर रहे हो, ऐसा नहीं, थोड़ा और जोश जगाओ वहाँ पे पढ़ने को लेके, ऐसा
है ना। ठीक है, तो आज के लिए इतने, बाकी कल करेंगे अपन लोग, कल मतलब परसों शाम को। लेकिन जेई वालों की है, ये बताऊंगा मैं, इसका फार्मूला डेरिवेशन शाम को करेंगे, फार्मूला डेरिवेशन, ठीक है। जेई वाले बच्चे जरूर अटेंड करें ये वाला पोर्शन, क्योंकि जेई में क्वेश्चन बनते हैं, नीट में इससे क्वेश्चन नहीं बनते, इसलिए मैंने ऐसा हल्का फुल्का बता दिया यहाँ पे। शाम को हम लोग स्पेशली जेई के लिए ही पढ़ेंगे ये वाले टॉपिक को, ठीक। ओके, बाय बाय, टेक केयर। स्क्रीनशॉट ले ले भाई। ओके सर। हाँ, शाम को स्पेशली हम लोग